हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, जैसा कि आप देख चुके हैं, हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं और काफी गहरी जानकारी रखते हैं हरियाणा के मामलों की। आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है वो ये है कि कांग्रेस की जो सूची है, बीजेपी को अपनी सूची जारी किए कई दिन हो चुके हैं, लगभग एक 10 से 15 दिन हो चुके हैं और बीजेपी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उसको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है फील्ड में क्या है उसके, वो दोनों पता चलने शुरू हो गए हैं। तो हर चुनाव में पहले तो दिमाग में चुनाव होता है, लेकिन जब आदमी फील्ड में उतरता है तब उसे पता चलता है कि असल में जनता क्या सोच रही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आज तक जारी नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अभी काफी समय है हरियाणा के चुनाव में, पर मेरा मानना है कि समय पर सूची जारी कर दी जानी चाहिए। और सबसे बड़े कारण ये है कि सूची जारी हो क्यों नहीं रही है, उसके कारणों की विवेचना जो है हम प्रद्युमन जी के साथ करेंगे। लेकिन एक बात जो साफ दिखती है कि आम राय नहीं बन पा रही है। अगर आम राय हो गई होती तो कांग्रेस चौथे दौर के, पांचवें दौर के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर चुकी है, तो हरियाणा के नाम भी घोषित कर दिए जाते हैं। तो इसी सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे। प्रद्युमन जी का स्वागत है, नमस्कार। प्रद्युमन जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, जी आपकी नजर में कांग्रेस की सूची जारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण लगते हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कितनी मीटिंग हो चुकी और आम राय नहीं बैठ रही है? ये इसी बात से साफ है कि आला कमान ने एक सब कमेटी भी बनाई थी, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद जैसे नेता उसमें थे, और वो कमेटी जी बनाने की जरूरत पड़ी। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हरियाणा इकाई के लोग थे और जो प्रभारी बनाए गए थे दीपक बावरिया जी, वो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो आपकी नजर में क्या है स्थिति इस समय? आप अंदर की जानकारी रखते हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो, हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रीय जो अक्षत्रप हैं, जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, वो जिताऊ प्रत्याशियों के ऊपर दांव ना लगा करके अपने अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा टिकटें चाह रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने खासम खास को टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि जो उनका पार्टी में धुर विरोधी हो, जिससे वैचारिक मतभेद हो, उन तमाम नेताओं को टिकटों से दूर रखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कांग्रेस में, वो है कांग्रेस में अनुशासन ना होना। और इसी वजह से कांग्रेस 2014 और 2019 में लगातार हारी है। और अगर यही स्थिति रही तो 2024 में भी परिणाम कोई सुखद दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा आपने अभी पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी की सूची आए हुए आज लगभग 45 दिन हो चुके हैं। 2 मार्च को पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी और जो दूसरी, तीसरी, चौथी जो सूची थी वो भी लगातार उनकी जारी होती रही। हरियाणा प्रदेश के तमाम 10 के 10 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतर चुके हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक है आम आदमी पार्टी, जिसको हरियाणा के कोटे में 1 सीट दी गई और उन्होंने जैसे ही टिकट उनको मिली, सीट मिली, तुरंत उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस केवल बैठकें कर रही है, मीटिंगें कर रही है, चाय पी रही है, डिस्कस कर रही है, इसके अलावा कोई धरातल पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक खास बात मैं आपको बताऊं, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही कैंडिडेट आना है, उनको भी कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। उसमें भी ये पेच फंस रहा है कि इसको नहीं इसकी माताजी को दे दो, इसको नहीं इसके पिताजी को दे दो, कहीं इसके भाई को दे दो, कहीं इसकी पत्नी को दे दो। इस तरह के जो पेच फंस रहे हैं, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक, जब वो संकट की स्थिति में है, जब वो देश का मुख्य विपक्षी दल के लिए जो 10% जो संसद में सदस्य चाहिए वो तक कांग्रेस के पास ना हो, ऐसे हालात में भी वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान ना कर पाए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और ज्यादा बुरी स्थिति में जाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। जबकि कमलकांत जी, हरियाणा प्रदेश की जनता
पिछले 9.5 साल के जो प्रदेश में बीजेपी का शासन है और 10 साल में केंद्र में जो बीजेपी का शासन है, उसकी बहुत सी नीतियों की लगातार धुर विरोधी रही है। हरियाणा की जनता लगातार जो है बहुत बड़ा वर्ग आंदोलनरत रहा है लगातार, उसके बावजूद कांग्रेस उन तमाम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ने में कामयाब हो पा रही, क्योंकि उनका प्रत्याशी ही मैदान में नहीं है। जी प्रद्युमन जी, आपने अपनी बात में 2 बातें कही, मैं उस पर भी थोड़ा विश्लेषण चाहूंगा। एक मुख्य बात आपने ये कही कि जिताऊ प्रत्याशी की बजाय जो है हर फुट लगा है कि मेरा प्रत्याशी हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं आपको? और दूसरा आपने कहा कि जिन सीटों पर एक सिंगल प्रत्याशी है, उस सिंगल प्रत्याशी को भी नाम जारी ना करके कहा जा रहा है कि इसको मत दो, इसके भाई को दे दो, इसकी माँ को दे दो, इसके पिता को दे दो। तो जरा उदाहरण देकर एक एक सीट पर अगर चर्चा करें तो कौन कौन से ऐसे गुट हैं जिनके नाम तय हो सकते हैं, लेकिन दूसरा गुट उसे नहीं होने दे रहा है? देखो, अगर हरियाणा प्रदेश की 10 में से जो 9 सीटों पर जहां कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने हैं, एक एक सीट की अगर हम बात करें और शुरुआत हम अंबाला से करते हैं, जो बिल्कुल हरियाणा की राजधानी के साथ लगता क्षेत्र है। वहां से सबसे पहली बात तो ये है कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो अभी तक यही तय नहीं कर पा रही कि उन्हें अंबाला से चुनाव लड़ना है या उन्हें सिरसा से चुनाव लड़ना है। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से वो 2-2 बार सांसद रह चुकी हैं। सिरसा से उनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हैं। अब वहां समस्या ये है कि कांग्रेस आलाकमान 2 जो एससी रिजर्व सीटें हैं हरियाणा प्रदेश में, अंबाला और सिरसा, उनमें से एक सीट पर तो कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाएगी निश्चित है, लेकिन दूसरी सीट पर कौन होगा प्रत्याशी, उस पर दोनों खेमों में धड़ेबंदी है। एक तरफ एसआरके गुट है और दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और जो उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अंबाला से कुमारी शैलजा चाह रही हैं कि अगर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती हैं तो अंबाला से वो रेणु बाला है, साढौरा की विधायिका हैं, उनको टिकट दिलवाना चाह रही हैं। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि यहां से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री फूलचंद मुलाणा के बेटे वरुण मुलाणा, जो मुलाणा के वर्तमान विधायक हैं, उनको टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। जिताऊ प्रत्याशी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, दोनों ही अपने अपने खेमेबंदी किए हुए हैं। जबकि अंबाला ऐसी लोकसभा क्षेत्र है, यहां जितना प्रभाव कुमारी शैलजा का है उतना ही प्रभाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी देखा जा रहा है। जब तक दोनों खेमे एक साथ नहीं आएंगे, अंबाला की सीट कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। उसके बाद हम चलते हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में। करनाल लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि वीरेंद्र सिंह राठौड़, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। वीरेंद्र सिंह राठौड़ घरौंडा से कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो जीतने में कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो खेमा है वो चाहता है कि यहां से पूर्व सांसद जो रहे हैं पंडित चिरंजी लाल शर्मा, उनके पोते चाणक्य पंडित यहां से चुनाव लड़ें। एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी में ये भी चाह रहा है कि यहां से मराठा वीरेंद्र वर्मा है, जो अभी एनसीपी में है, शरद पवार की पार्टी में एक मजबूत चेहरा है इस इलाके के, कि उनको जो है कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। करनाल की सीट पर संभवतः आखिर तक ही फैसला हो पाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहां से भारतीय कबड्डी के पूर्व प्रधान रहे हैं सुरेंद्र पहल, जो जींद जिले से संबंध रखते हैं, उनका नाम उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सुरेंद्र दहिया हैं, जो पूर्व में युवा इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन पर दांव खेलना चाहते हैं। अगर किन्हीं कारणों से करनाल से टिकट ब्राह्मण चेहरे को नहीं मिलती है तो सोनीपत से किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है, और वहां नाम चल रहा है अभी फिलहाल सतपाल ब्रह्मचारी का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस सीट पर
दो मजबूत लोग हैं, या तो यहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को पार्टी चुनावी मैदान में उतारे, या अगर ब्राह्मण चेहरा ही उतारना है तो फिर कुलदीप शर्मा जो पंडित चिरंजीव लाल जी के बेटे हैं, गन्नौर के विधायक रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। ये लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां कांग्रेस सबसे सेफ स्थिति में दिखाई दे रही है। यहां से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की बजाय उनके परिवार का कोई और सदस्य चुनाव लड़े, ताकि दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा में है, कम से कम वो राज्यसभा की सीट उनकी ना जाए, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में से एक सीट अवश्य खाली करनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस लोकसभा क्षेत्र से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो धर्मपत्नी है श्रीमती आशा हुड्डा जी, उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। महिला होने के नाते इस चुनाव में उनको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में तमाम जो मुख्य दावेदार हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी ही हैं, लेकिन हुड्डा साहब यहाँ ये नहीं क्लियर कर पा रहे कि वो किसी गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारे या किसी जाट चेहरे पर दांव खेले या किसी ब्राह्मण को यहां से टिकट दे। यहाँ पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाह रहा है पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देना, लेकिन खुद महेंद्र प्रताप चाहते हैं कि उनके बेटे विजय प्रताप को यहां से टिकट मिले, जबकि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफी नजदीकी हैं तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर, जिनको पिछली बार पार्टी ने टिकट दे दिया था और अंतिम समय में उनकी टिकट बदल करके अवतार सिंह बढ़ाना को दे दी थी, तो उन ललित नागर भी जो है टिकट की रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदार पूर्व विधायक पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को भी यहां जाट चेहरे के रूप में उभारा जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश की 3 लोकसभा सीटें करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद, इनका फैसला बिल्कुल आखिर में होगा, क्योंकि यहाँ दावेदार ज्यादा हैं और मजबूत दावेदार कम दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, जो रेवाड़ी से कई बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में वो पार्टी के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको चुनावी मैदान में उतारना चाह रही है, जबकि कैप्टन अजय सिंह यादव अपने बेटे चिरंजीव राव को जो है चुनावी समर में उतारना चाहते हैं। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा महेंद्रगढ़ के 4 बार के विधायक राव दान सिंह को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहा है, जबकि राव दान सिंह का इस इलाके में खुद का बहुत ज्यादा जो है सिस्टम नहीं है कैप्टन अजय सिंह यादव के मुकाबले। अब हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एसआर के गुट जो है श्रुति चौधरी को चुनावी समर में उतारना चाहता है, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ राव दान सिंह के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अभी की आज की जो ताजा रिपोर्ट है वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा भी अब इस बात पर राजी हो गया है कि किरण चौधरी अगर यहां से खुद चुनावी मैदान में आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन किरण चौधरी ये फैसला नहीं ले पा रही हैं कि बेटी चुनाव लड़े या वो खुद लड़े। लेकिन मेरा निजी रूप से ये मानना है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी के मुकाबले किरण चौधरी ज्यादा मजबूत दावेदार हैं और वो जिताऊ प्रत्याशी भी रहेंगी अगर हुड्डा साहब उनकी पूरी मदद करते हैं तो। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा क्षेत्र पर पहला हक बनता है ब्रजेंद्र सिंह का, जो हिसार से बीजेपी के सांसद थे और वो बीजेपी को छोड़ करके अपनी सांसदी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। एक खास बात मैं कमलकांत जी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर बीजेपी जो 2014 से पहले की बीजेपी थी वही रहती तो वो कभी सत्ता में नहीं आते। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूट करके बीजेपी में आए तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसी तरह की हालात अब कांग्रेस में है।
अगर आज कांग्रेस में जितने नेता हैं, इनके बलबूते पर अगर कांग्रेस सरकार बनाना चाहेगी तो सरकार नहीं बढ़ पाएगी। जब तक दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे तब तक सरकार बनाना तो बड़ी दूर की बात है, बहुमत के आसपास भी नहीं आएंगे। तो लिहाजा बृजेंद्र सिंह को हिसार में सबसे सशक्त दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहां से चौधरी वीरेंद्र डूमरखा को टिकट देना चाहता है। जिस तरह के सर्वेज हुए हैं और जिस तरह से जनता की आवाज जा रही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बृजेंद्र सिंह के मुकाबले ज्यादा भारी प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन खुद वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे को चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनका बेटा सिटिंग सांसद है। यहां से एसआर के गुट पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन की पैरवी कर रहा है, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां से दो नामों को आगे बढ़ाया हुआ था। एक जयप्रकाश जेपी जो यहां से 3 बार के सांसद है, तीनों बार अलग अलग पार्टियों से वो जीते हैं, और एक रामनिवास घोडेला जो बरवाड़ा के पूर्व विधायक रहे हैं, बैकवर्ड चेहरा है। यहां भी जो है पार्टी की कोई बात नहीं बन पा रही आपस में। फिर हम बात करते हैं सिरसा से। सिरसा लोकसभा के लिए अगर कुमारी शैलजा तैयार हो जाती हैं तो कुमारी शैलजा ही रहेंगी, लेकिन अगर कुमारी शैलजा सिरसा की बजाय अंबाला की तरफ रुख करती हैं, क्योंकि अभी वो खुद स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं, तो यहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रतिया के पूर्व विधायक सरदार जरनैल सिंह का नाम बढ़ाया हुआ है, जबकि एसआर के गुट कुमारी शैलजा की तरफ से यहां चरणजीत सिंह रोड़ी हैं जो इनेलो की टिकट पर पूर्व सांसद रहे हैं, उनका नाम बढ़ाया हुआ है। अभी तक कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि हमें धड़ेबंदी की बजाय जो जिताऊ प्रत्याशी हो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, केवल उसी का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि हमने अगर इसके उलट आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर जिन 10 लोगों के नाम आगे आए, जिन 10 नेताओं का ये लगा कि ये नेता जिताऊ हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया। उन्होंने अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। उन्होंने 2 ऐसे नेताओं को बिल्कुल 20 मिनट पहले ज्वाइन करवाया, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और हिसार से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को, कि ये जिताऊ प्रत्याशी हैं, आप इनको ज्वाइन कराओ। जबकि कांग्रेस तो ABCD से आगे बढ़ नहीं पा रही, Z तक का तो बड़ा रास्ता बहुत लंबा है। जी, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई सर्वे वगैरह अपना इंडिपेंडेंट आलाकमान ने नहीं करवा रखा है? उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारी कौन आगे रहेगा कौन नहीं रहेगा? क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर बीजेपी में अभी भी 450 सीटों के ऊपर मिनट मिनट की जानकारी ली जा रही है कि हर दिन की एक जानकारी होती है। कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कोई नई जानकारी होती है उसका क्या इम्पैक्ट है, और उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, उसको स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो कांग्रेस ने कोई आपकी जानकारी में ऐसा कोई बैकग्राउंड वर्क नहीं किया है, सिर्फ अपनी स्टेट यूनिट पर डिपेंडेंट है, जो आगे अपने गुट पर डिपेंडेंट है, एक तरह से गुटबाजी कर रहे हैं। देखो, बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि आज की वर्तमान जो बीजेपी है, जो जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट 2 चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तमाम एक जैसा आपने बताया, एक लोकसभा तो छोड़िए, एक विधानसभा तक की भी मिनट टू मिनट की अपडेट रहती है उनके पास। जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हारा हुआ दिखाई दे रहा है, थका हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने सर्वे तो जरूर करवाए हैं, लेकिन वो सर्वे उस स्तर पर नहीं करवा पाई जिस स्तर पर एक जिताऊ प्रत्याशी को ढूंढा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने, जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने अलग अलग लोकसभा वाइज, अलग अलग विधानसभा वाइज भी हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोगों को यहां ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया। लेकिन गुटबाजी इतनी चरम पर है कि उन ऑब्जर्वरों की मीटिंगों में भी जो है नारेबाजी, हुड़दंग, हा हुल्ला होते रहते हैं। कांग्रेस में कहीं कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा है। शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं पर डिपेंडेंट हो चुका है, और प्रदेश के नेता जिताऊ प्रत्याशी की बजाय केवल अपने खास को टिकट मिले, सिर्फ इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको एक खास बात बताऊं मैं दर्शकों को, जब 2019 के विधानसभा चुनाव में भी यही सेम सीन था,
कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो अपने खासम खास चाहतों को टिकटें दिलवा रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उन जैसे नेता की टिकट काट दी। उनके मुकाबले जिस नौसिखिया युवा को टिकट दी, उसकी जमानत जब्त हुई बुरी तरह से। हास्य एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हिसार लोकसभा का, जहां कांग्रेस पार्टी ने किसी एक प्रदेश के बड़े नेता के कहने से किसी एक व्यक्ति को टिकट दे दी और उसको मात्र 3000 वोट मिले, जबकि उस क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा टिकटार्थी और थे जो मजबूत थे। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ वही हुआ। चाहे हिसार में कुलदीप बिश्नोई की जिद की वजह से भव्य बिश्नोई को टिकट मिली, वो बुरी तरह से हारे, तीसरे नंबर पर रहे। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जब टिकटें बटी तो खासम खास चाहतों को सिर्फ खुश करने के लिए वो टिकटें दी गई। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पास हल्का वाइज इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि किस नेता की वहां कितनी पैठ है। सिर्फ प्रदेश के नेता उनको गाइड करते हैं और वहीं से जो है सारा ये खेल रचा जा रहा है। जी, आपकी नजर में प्रद्युमन जी कौन सा गुट ज्यादा भारी पड़ रहा है, हुड्डा गुट या एसआर के गुट? देखो, ऐसा लग रहा था कि जब दीपक बाबरिया को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो वो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को खत्म कर देंगे। उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए और वो प्रदेश के ऐसे पहले प्रभारी मेरी नजर में दिखाई दिए जिन्होंने अलग अलग जिला वाइज जा करके लोगों से संपर्क भी करने का प्रयास किया, लेकिन उन संपर्कों में भी लोगों ने जो गुटबाजी है वो ऊपर से लेकर के और नीचे जड़ों तक गई हुई है, जिसकी वजह से उनकी वो मीटिंगें भी उतनी असरदार नहीं हो पाई। अब जो आपने बात की कि कौन सा गुट भारी है, आज के दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में भारी दिखाई दे रहे हैं और उसका कारण यह है कि खुद वो विपक्ष के नेता हैं, उनके खासम खास चौधरी उदय भान प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो उनके बेटे हैं वो प्रदेश के इकलौते विपक्ष के सांसद हैं। ये तो खास बात यह है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है उसके वो सदस्य हैं, इसलिए एसआर के गुट की कुछ चल रही है, वरना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा प्रदेश में सबसे सशक्त नेता दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के आला नेताओं की नजरों में। जी प्रद्युमन जी, आपने पूरे विस्तार से बताया, एक एक सीट का विश्लेषण किया, कांग्रेस की बेसिक प्रॉब्लम बताई। कांग्रेस कुछ भी कहती रही, ये बात सच है, आज तक कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है प्रदेश में। जब तक प्रदेश में संगठन नहीं होगा नीचे से कोई फीडबैक आएगा नहीं, और जब फीडबैक आएगा नहीं, इसके मुकाबले में आप बीजेपी को देखिए, 4 तरह से एक प्रोफेशनल एमएनसी की तरह काम करती है। अलग अलग सोर्सेज होते हैं, स्टेट के सोर्सेज होते हैं, अलग सोर्सेज होते हैं, सर्वे के सोर्सेज होते हैं, उसके अलावा भी सोर्सेज होते हैं। तो 5-6 जगह से फीडबैक लिया जाता है, तब एक कैंडिडेट डिसाइड किया जाता है। तो इतनी मेहनत की जाती है एक कैंडिडेट को जितवाने के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो पुराने इस ख्वाब में है, पुराने इस चीज में है कि हमने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि स्थितियां बदल चुकी हैं और कांग्रेस को भी थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से ये चीजें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर आपके साथ जुड़ते हैं। नमस्कार।